दोस्तों, इतिहास में तो कई जालसाज या धोखाधड़ी करने वाले हुए जिनकी कहानियां आज भी काफी मशहूर है। भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। खासतौर से विकासशील देशों में ये प्रगति की राह में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। भारत में अब तक कई बड़े स्कैम सामने आ चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही घोटाले के बारे में बताएंगे जिसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला माना जाता है। यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया के पूर्व निदेशक इमैनुएल नुडे की कहानी काफी दिलचस्प है। बैंकिंग के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी धोखाधड़ी का रिकॉर्ड इनके नाम है। हालांकि उसने जो कारनामा अंजाम दिया वो कानूनी नहीं गैर कानूनी था। इन्होंने खुद को नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनकर ब्राजील के एक बैंक को एयरपोर्ट बनाने के नाम पर तकरीबन $242 मिलियन यानी कि 20 अरब रुपए का चूना लगा दिया था। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, नाइजीरिया के इमैनुएल नुडे के नाम दर्ज है दुनिया के बैंकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम का रिकॉर्ड। इनसे आगे इराकी सेंट्रल बैंक को लूटने वाले क्यूसे हुसैन और बैरिंग्स बैंक लूटने वाले निक लीसन इनसे आगे हैं। 1995 से 1998 तक इमैनुएल नुडे और उनके सहयोगियों ने दस्तावेजी इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा निजी घोटाला पूरा किया। दोस्तों, अब गाना के ओवेले के नाम से प्रसिद्ध इमैनुएल नुडे ने ब्राजील के साओ पाउलो स्थित बैंको नोरोएस्टे के निदेशक नेल्सन साकागुची को खुद को नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष बताकर $242 मिलियन यानी कि 20 अरब रुपए का चूना लगा दिया। इमैनुएल ने अपने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए मैन पावर का भी उपयोग किया। उन्होंने एक कपल क्रिश्चियन इकेचुकू अनाजम्बा और अमाका अनाजम्बा के साथ साथ इमैनुएल ओफोलू, नजेरेबे ओकोली और ओबम ओसाक्वे को अपनी टीम में शामिल किया था। इन सबने ने मिलकर इंटरनेशनल बैंक को चूना लगाया। खुद को नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष बताने वाले इमैनुएल ने ब्राजील के निदेशक नेल्सन साकागुची को अपने देश नाइजीरिया में एयरपोर्ट बनाने में मदद करने के एवज में 10% कमीशन देने का वादा कर निवेश के लिए राजी किया था। दोस्तों, इमैनुएल और नेल्सन साकागुची के बीच कुल सौदा $242 मिलियन 20 अरब रुपए का हुआ था। इसमें $191 मिलियन नकद, बाकी शेष राशि 1995 से 1998 के बीच ब्याज सहित देना था। लेकिन खुलासा तब हुआ जब एक स्पेनिश मल्टीनेशनल कंपनी ब्राजील के बैंको नोरोएस्टे के अधिग्रहण के लिए गई। पता चला इस बैंक के कुल पूंजी का आधा हिस्सा गायब है। तब इसकी जांच शुरू हुई और ओडिनिग्वे को पकड़ने के लिए ब्राजील, ब्रिटेन, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेशल क्राइम टास्क फोर्स का गठन किया गया। नाइजीरिया में इमैनुएल नुडे की तलाश की गई। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर इमैनुएल नुडे को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया गया। दोस्तों, अबुनुगा के ओवेले के नाम से लोकप्रिय नुडे के बारे में कहा जाता है कि उसके पास लागोस के मध्य में 10 मंजिला इमारत थी। अपनी संपत्ति और आकर्षक विलासिता के अनुरूप वो इमारत की ऊपरी मंजिल पर रहता था, जबकि निचली मंजिल पर एक वाणिज्यिक बैंक था। उन दो मंजिलों के बीच की हर मीटर जगह उनकी निजी कंपनी यूरो होल्डिंग्स को समर्पित थी। इस दौरान नुडे और उसके साथियों ने दिल खोलकर खर्च किया। अनाजम्बा की पत्नी अमाका एक सोशलाइट के रूप में जानी जाने लगी। उन्होंने अपने गृहनगर अनुगु में बड़े पैमाने पर इमारतें खड़ी की और नाइजीरिया के राजनीतिक वर्ग के बीच अपनी पैठ बनाए। दोस्तों, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो के अनुरोध पर 2002 में नाइजीरियाई संसद द्वारा आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग बनाया गया था। फरवरी 2004 में अमाका अनाजम्बा, इमैनुएल नुडे, इमैनुएल ओफोलू, नजेरेबे ओकोली और ओबम ओसाक्वे, ईसाई अनाजम्बा की मृत्यु हो चुकी थी। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अबूजा उच्च न्यायालय में धोखाधड़ी से अग्रिम शुल्क मांगने के 86 मामलों और मामले से संबंधित रिश्वतखोरी के 15 मामलों का आरोप लगाया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। अबूजा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लावल गुमी ने जब आरोप लगाया कि पैसे इधर उधर हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत अदालत के कर्मचारियों को रिश्वत देने की चेतावनी दी गई। बचाव दल ने आश्वासन दिया कि न्याय प्रशासन पर लांछन लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। 4 नाइजीरियाई कंपनियों फिनबास, एमरस, ओशन मार्केटिंग और अफ्रीकन शेल्टर ब्यूरो को भी आरोपों का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया। जुलाई 2004 में न्यायाधीश लॉल गुमी ने ये दावा करते हुए मामले को खारिज कर दिया कि चूंकि अपराध अबूजा में नहीं हुआ था इसलिए उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और कहा कि मामले के लिए उचित स्थान लागोस उच्च न्यायालय होगा। अदालत के बाहर कदम रखने के बाद प्रतिवादियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मामले को लागोस में स्थानांतरित कर दिया गया। 2005 में नुडे ने आयोग के तत्कालीन प्रमुख नुहू रिबाडू को $75,000 नकद रिश्वत देने का प्रयास किया। उन पर अभियोजन पक्ष के गवाह के अपहरण के प्रयास के अलावा रिश्वत लेने के प्रयास के संबंध में आरोप लगाया गया था। जुलाई 2005 में अमाका अनाजम्बा ने अनाजम्बा की मदद करने की बात स्वीकार की और उसे 2.5 साल जेल की सजा सुनाई गई और $25.5 मिलियन चुकाने का आदेश दिया गया। दोस्तों, इमैनुएल नुडे और नजेरेबे ओकोली ने साकागुची की गवाही के बाद अधिक नरम सजा की उम्मीद में दोषी ठहराया। पीड़ित को लौटाने के लिए नुडे की संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली गई और नाइजीरियाई संघीय सरकार को भुगतान करने के लिए $10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। यह EFCC के लिए पहली बड़ी सजा थी। उन्हें 2006 में जेल से रिहा कर दिया गया।
जेल से रिहा होने के बाद न्यूडे ने अपनी जब्त की गई संपत्तियों को वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया, इस आधार पर कि कुछ संपत्तियां अपराध करने से पहले हासिल की गई थी। वो पहले ही कम से कम $52 मिलियन प्राप्त कर चुका है। 8 मई 2015 तक मामले की सुनवाई अपील न्यायालय के लागोस डिवीजन द्वारा की जा रही है। इस घोटाले से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की कीमत बहुत महंगी हो सकती है और यह सबक दुनिया भर के व्यावसायिक समुदायों के लिए जरूरी है। ऐसे घोटाले हमारी समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके परिणाम समाज के अन्य हिस्सों पर भी पड़ते हैं। इसलिए हमें सभी को इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि हम समृद्धि, ईमानदारी और न्याय के मानकों को बढ़ावा दे सकें। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दें, ताकि हम और भी रोचक कहानियों को आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।